नमस्कार, टाइम्स नाम नव भारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। अमेरिका और ईरान का युद्ध और हॉर्मुज की नाकेबंदी एक बार फिर से भारत समेत पूरी दुनिया को डरा रही है। सवाल यह कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक मंदी का कारण बनने जा रहा है, क्योंकि ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि या तो हॉर्मुज स्ट्रेट सबके लिए खुलेगा या तो वो किसी के लिए खुलने नहीं देगा। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने अब ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खा ली है। अमेरिका लोगों को ईरान से सिक्योरिटी देने की बात तक कह रहा है, लेकिन अमेरिका के संकेत ऐसे हैं कि वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे के बाद टैक्स वसूली कर सकता है। मतलब चाहिए सबको पैसा और सारी लड़ाई वर्चस्व, जिसका कब्जा टोल उसका। और ट्रंप ने गल्फ कंट्रीज के निवेश का एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। सवाल यह कि महायुद्ध में होने क्या जा रहा है, आज समझेंगे 6 देशों के जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले जंग को लेकर अपडेट क्या है। वैसे अपडेट मतलब बिग ब्रेकिंग अब डालनी चाहिए थी स्क्रीन पर, यह पहले डाल दी गई है, लेकिन अब जानिए कि जंग को लेकर अपडेट क्या है। लगातार चौथे दिन अमेरिका ने ईरान के कई बड़े शहरों पर बीती रात जोरदार हमला किया है। अमेरिकी फोर्सेस ने ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट का एक कॉम्बो मिशन चलाया और ईरान के 12 से ज्यादा ठिकानों पर जोरदार अटैक किया। अमेरिकी सेना ने लगातार 7 घंटे बमबारी की है और इस हमले में अभी तक की जानकारी के मुताबिक 7 ईरानी सैनिक मारे गए। ये हमले दक्षिणी ईरान के इलाकों में हुए, जहां अमेरिका ने मिसाइलों की बौछार कर दी। इस हमले की तस्वीर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने जारी की, जिसमें ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरियल फुटेजेस में साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने कैसे हवाई हमले करते हुए जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अमेरिकी फोर्स ने ईरान के उन मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हैं। अमेरिका का दावा है कि इसी मिलिट्री बेस से ईरान हॉर्मुज में कार्गो शिप्स पर हमले कर रहा था। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने बताया कि 4 दिनों में अमेरिकी हमले में 30 नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। सवाल यह है कि जंग इस तरह से जब एस्केलेट हो चुकी है, आगे होने क्या जा रहा है। इन सबके बीच ईरान पर दबाव बनाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले की धमकी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अगर कोई डील नहीं हुई तो अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अगला हफ्ता ईरान के लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अगले सप्ताह पावर प्लांट और पुलों पर हमले होंगे। व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें ईरान पर हमले की आगे की रणनीति पर ट्रंप ने चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया, लेकिन अब आपको ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का पलटवार दिखाते हैं। वो कह रहे हैं ईरान अपनी जमीन की रक्षा हर कीमत पर करेगा। साथ ही मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप की अभद्र भाषा पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि इस तरह की भाषा सिर्फ ट्रंप को ही शोभा देती है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान कार्रवाई से अपना जवाब देगा और धरती के हर एक इंच की रक्षा करेगा। दोनों तरफ से इस तरह के बयान ये संकेत देते हैं कि फिलहाल शांति के कोई आसार नहीं है। तो इस महायुद्ध पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ 6 देशों के अलग अलग एक्सपर्ट्स जुड़ने जा रहे हैं। कौन कौन है वो मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, भारत का पक्ष रखेंगे। इसके साथ साथ आपको टीवी स्क्रीन पर आरजू काजमी दिख रही हैं, जो कि जानी मानी पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ पॉलिटिकल रिसर्चर अमेरिका से जुड़ गई हैं, और हमारे साथ इसके साथ ही सैयद आसिफ रिजवी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक ईरान से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 2 और मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे कराएंगे। मैं जल्दी से शुरुआत अमेरिका के हमारे जो एनालिस्ट हैं पूर्णिमा नाथ, उनसे करना चाहता हूं। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे पूर्णिमा जी, दूसरी तरफ ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम लोग अपनी एक एक इंच की रक्षा करेंगे। क्या होता हुआ मैम यहां से आप जंग में देख रही हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये जंग खत्म नहीं होने वाला है। ईरान का उतना ही राइट है जितना बाकी सॉवरेन कंट्रीज की राइट है अपना टेरिटरी को रक्षा करे। और इस जंग ईरान ने शुरू नहीं किया, ये मैं पहले ही दिन से कह रही हूँ। जो 2025 में अटैक हुआ था तब भी ईरान निगोशिएशन टेबल में बैठा हुआ था, 2026 के अटैक में भी निगोशिएशन में बैठा हुआ था। MOU साइन करने के बाद भी वो MOU उल्लंघन करने के लिए कोशिश और करने के लिए प्रोवोक करने के लिए वो उसका जिम्मेदार भी अमेरिका ही है। सो एट द एंड ऑफ द डे ये जो MOU साइन करा गया था वो पहले ही पता था कि इट वाज एक्चुअली टिल्टेड टुवर्ड्स ईरान। मैम क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम बहुत लिमिटेड होता है, मैं चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी जल्दी बात हो। अमेरिका तो इस तरह के संकेत दे रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रक्षा करेगा दूसरे देशों की, अमेरिका मतलब दूसरे देशों का जहाज निकलने देगा तो वो भी टैक्स वसूलेगा। तो ये तो वही बात हो गई जो ईरान कह रहा है।
वो कह रहा है हमारा प्रभुत्व है, हम यहां से जहाज निकलने देंगे तो आप टोल हमें दीजिए। अमेरिका कह रहा है रक्षा मैं करूंगा तो टैक्स आप मुझे दे दीजिए। हालांकि इस फैसले पर यू टर्न ट्रंप ले चुके हैं, लेकिन संकेत ऐसे ही है कि अमेरिका आगे ऐसा करने वाला है। अब देखिए, अगर आप ये पूछ रहे हो कि अमेरिका कह रहा है तो क्या क्या होने वाला है, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना चाहिए, दुनिया एक्सेप्ट कर लिया माइट इज राइट। अमेरिका कहता है तो वो सही हो जाता है, और ईरान करता है तो उसको गलत गलत बोल देते हैं। सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रही हूँ। अब जो मदुरो को उठाया गया वेनेजुएला का, वो भी गलती था, लेकिन वर्ल्ड चुप थी। जब कनाडा को 51st स्टेट बनाने वाले की बात आ रही थी, तब वर्ल्ड चुप थी। जब आपने बोला था कि क्या वो गोइंग टू टेक क्यूबा, तब भी वर्ल्ड चुप है। जब बोल रहे थे कि मैं जाके ग्रीनलैंड को उठा दूंगा, तब भी वर्ल्ड चुप है। आज ईरान की बात इसलिए हो रही है कि आप, यू आर द डायरेक्ट इम्पैक्ट, आपको आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही है, तेल की, फर्टिलाइजर की, एनर्जी की, इसीलिए आप ईरान की बात कर रहे हो। बाकी की सबकी बात हो नहीं रही है। द प्रॉब्लम इज हियर इज बिगर देन व्हाट ईरान इज। आज आज तो ईरान का वो स्ट्रेट में फी लगाने की बात कर रहे हैं, पर कल जाके बोल देंगे आपके पीछे, आपके लिटरली इंडियन ओशन में जाके डेरा लगाएंगे, आप क्या करोगे? तो द पॉइंट इज, आई एम ट्राइंग टू टॉक लेकिन फ्रॉम ए कोई फंडामेंटल अमेरिका के आगे स्टैंड पॉइंट। कितना ईरान टिक का सकता है? अगर अगर मैं इस बात अधिकार को नहीं समझने था की कोशिश तो करूं, अमेरिका का अधिकार नहीं सैयद है। आसिफ रिजवी जी, देखिए, अगर अमेरिका मैं आपसे कौन होता है समझने वहां की पे कोशिश 1000 करूं कि अगर मसूद माइल्स? पेजेश्कियान कह रहे हैं कि हम अपने एक एक इंच की जमीन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो क्या उतनी ताकत ईरान रखता है? क्योंकि जिस तरह से अभी के डेवलपमेंट्स हैं, अमेरिका कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ हमारे जो युद्धपोत है वो हमने रवाना कर दिए हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड को लेकर भी संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ईरान को लेकर कि कितना लंबा वहां पर टिक पाएंगे, या कितना आप लोगों के पास ड्रोन या मिसाइल मौजूद है अमेरिका से लड़ने के लिए? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा। देखिए, मैं पहले ये बताऊं कि अगर ईरान कितना रह सकता है, टिक सकता है, तो ईरान ने साबित किया। इनका कहना था कि 48 घंटे में और 3 दिन में और 1 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे ईरान को, तो ईरान ने तो ये साबित कर दिया। दूसरी चीज ये कि ईरान इराक की जंग में, याद दिलाऊं, 8 साल चली थी। जब ईरान में नया रिवॉल्यूशन आया था, जब देखा कि ये कामयाब नहीं हुए और शाह भाग गया यहाँ से, और सारी फैसिलिटीज ये तबाह कर दिए थे, या जो वेपन्स थे उसके असल मेन पार्ट्स जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय करके भाग गए यहाँ से। और फिर जो है एक इराक ईरान की जंग हो गई। इराक में फुल सपोर्ट, पूरी वेस्ट एक तरफ थी और ईरान जो है एक तरफ था। 8 साल लड़ाई हुई, ईरान का 1 इंच, जो आज पेजेश्कियान साहब कह रहे हैं वही मैं बताना चाह रहा हूँ, कि 1 इंच नहीं ले पाए। तो ईरान, और जबकि ईरान जो है जब अटैक हुआ 8 साल बाद, आखिर में ये पोजीशन थी कि ईरान जो है बहुत आगे तक, अंदर तक इराक चले गया था, लेकिन वो अपनी जमीन से फिर वापस, उनकी जमीन से वापस आया और उनका कि हमारा कोई हदफ नहीं है। अयतुल्लाह खुमैनी ने उस वक्त कहा कि भाई हमारा कोई हदफ नहीं किसी की जमीन को एक्वायर करना या कहीं पे जाना। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा, आपने पॉइंट्स ये रखे कि अब जो है हम पुल्स और ब्रिज और ये सब उड़ा देंगे, तो इनका आखिरी कार जो है, आखिरी चारा जो होता है ना लास्ट, वो यही होता है। शॉर्ट में ये बताऊं कि जिस तरह से आपने बताया, 7 शहीद हुए हैं IRGC के, और ठीक है, आप अपने देश की बात करेंगे सुबह की रिपोर्ट है, मैंने साहब, और मुझे लगता है कि वो आप बिल्कुल सही भी कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर वर्चस्व की लड़ाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, मतलब मैं ईरान के संदर्भ में समझना चाह रहा हूं कि ईरान से लगता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता आप खोल देंगे, ओमान वाला बंद कर देंगे, बीच में आपने माइंस लगा रखी है। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि ज्यादती ईरान के साथ हो रही है, ईरान के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो दादागिरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो आप भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल वाटर से, और उस पर आप लोग टैक्स वसूलने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका हमले कर रहा है या लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए और सिक्योरिटी देने की बात कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है फिर वो? देखिए, इसको 2 एंगल से समझते हैं। एक एंगल तो यहाँ पे जैसे ही ट्रंप ने कहा कि हम जो है 20% टैक्स लगाते हैं, तो एक पूरी दुनिया का जो पप्पा है, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि भाई, पप्पा जी ने ऐलान कर दिया क्या कि भाई 20% मैं लूंगा। तो किसी की आवाज नहीं निकली, आवाज निकली तबे अल्फाज में निकली, और सबने बात किया उससे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया है। 20% ईरान $1 कह रहा था, और पापा आप जो है $15 $16 की बात कर रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से लीगलिटी तो इन्होंने बता दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी जो अगर कई पॉइंट्स पर डील हो गया था रिजवी साहब, और पीस चल रही थी, सीज फायर हो गया था, तो जहाजों पर बम मारने कौन गया था? जी
हाँ जी, एमओयू का 5th पॉइंट जो है वो यही था कि ईरान विल अरेंज, इससे पहले भी बात हो चुकी है इस पे, ईरान विल अरेंज, व्हाट इज मीन बाय ईरान विल अरेंज मुझे नहीं पता, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ईरान को समझ में आ रहा था। 10 सेकंड में आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, मैं शैलेंद्र सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद आरजू जी के पास। रिजवी साहब, लोग ये कह रहे हैं आप लोगों के यहाँ दो रिजीम काम कर रही है, एक तो मोस्तफा खामेनेई वाली और दूसरा आईआरजीसी वाली। मतलब आईआरजीसी हमले कर देता है, उसके बाद वहां पर जो डिप्लोमेटिक रिजीम होती है उसको सिर्फ संभालना होता है डील के स्तर पर। कुछ ऐसा है क्या सर ईरान के अंदर? विद इन 10 सेकंड में आपको ये समझा दूं कि देखिए अभी 4 महीने से जो चल रही है यहाँ पे, अभी तक कोई ऐसा नैरेटिव बनाया गया, बहुत ज्यादा चलता है, ये रिपोर्ट आती है, ये जो अटैक हुए, ये जो कमर्शियल जहाजों पर अटैक हुए, ये क्या खामेनेई साहब के आदेश पर हुए या आईआरजीसी के आदेश पर हुए? देखिए आईआरजीसी अपना काम करता है, जो पिज़ेश्कियान साहब, अराक्ची साहब, ये डिप्लोमेट है, ये अपना काम करते हैं। जिस तरह से आईआरजीसी अटैक करता है, फौरन इसका जो है एक्शन हमको ट्वीट से मिलता है, डिप्लोमेटिक तरीके से मिलता है कि भाई हम जो है इसके समर्थक हैं, इसको समर्थन इसका मतलब ये है, रिजवी साहब आप ये कह रहे हैं कि आईआरजीसी को फ्री हैंड है और आईआरजीसी के ऊपर ईरान के अंदर कुछ नहीं है। प्लीज शैलेंद्र जी को स्क्रीन पर रखिएगा। शैलेंद्र सर, इनकी लड़ाई मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट मेरा, मैं मारने वाला, मैं बचाने वाला, इसका असर यह होगा कि पूरी दुनिया एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा है तो। जय हिंद, नमस्कार अनु भाई, बड़े सीधे सीधे शब्दों में शुड फील बैड बिकॉज हम किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इस समय कर रहे हैं बड़ी सीधी मानव के तौर पर, के तौर पर। सो प्लीज डोंट फील बैड, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स। मैडम साहब ने कहा कि यूएस में ट्रंप का ये प्रॉब्लम है, निकालिए उसे, ये तो आपका प्रॉब्लम है ना। इस ट्रंप को कंट्रोल करना, प्रेसिडेंट बनाना आपका प्रॉब्लम है, आप उसे कंट्रोल करिए। ये मेरे वर्ल्ड के ऊपर आप क्यों एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? नेक्स्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजवी साहब आप मेरे दिली करीब आदमी हैं, आपने कहा देश की रक्षा हो रही है। कौन सी रक्षा हो रही है? हॉर्मुज में, वो भी ओमान के पानी में आप 3 जहाजों के ऊपर अटैक कर दें, उसके बाद 2 जहाज पर अटैक कर दें, ये कौन सी मानवता है? ये कौन सी रक्षा है? आपका कौन सा आइलैंड है जो ये 3 कमर्शियल वेसल आपके आइलैंड को हाईजैक करने वाले थे, ऑक्यूपाई करने वाले थे? मुझे आप बता दीजिए। और अगर आप बता दीजिए मुझे ये भी कि अगर यूएस आपके ऊपर दादागिरी कर रहा है, ये आप दोनों का एमओयू साइन करने से पहले भी पता था, उसके बाद भी आपको पता है? दादागिरी तो सर ईरान तो ओमान पर भी कर रहा है ना सर, कि नहीं आपके तरफ वाले जहाज नहीं जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं अनु भाई, मैं यही कह रहा हूं कि आपके टेरिटोरियल पानी के अंदर आपका पूरा हक है, आप किसे लाएंगे किसे नहीं ले जाएंगे, मैं आपको ग्रांट करता हूं, कोई आपको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अगर ओमान के पानी के अंदर से कोई जहाज जा रहा है, उसके ऊपर दादागिरी उसके टेरिटोरियल वाटर में करना उसकी सोवरेनिटी के भी खिलाफ है, क्योंकि ये स्टैंड आपका है कि ये आपकी सोवरेनिटी के ऊपर अटैक है कि अगर आपके चैनल के अंदर से कर दें। इंटरनेशनल के अंदर, इंटरनेशनल वाटर के अंदर माइन लगाना किसकी सोवरेनिटी है? ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। ये अगर बहुत साफ शब्दों में शैलेंद्र सर अगर आप 30 सेकंड में समझाएं, प्लीज जल्दी से। माय लास्ट क्वेश्चन, वन स्मॉल 10 सेकेंड्स। आपने कहा हमारे पास जानी मानी पत्रिका साहिबा बैठी हैं, पत्रिका साहिबा ये बताइए पाकिस्तान इसमें मीडिएट कहां कर रहा है, कब कर रहा था, कब कर रहा है? ये शैलेंद्र सर, मेरा सवाल आपने चुरा लिया, ये मैं पूछने वाला था वैसे। खैर मैं आऊंगा, अब मैं नए सवाल के साथ आरजू काज़मी जी के पास जाऊंगा। एक छोटी सी बात पूरी दुनिया को समझाने के लिए या हमारे जितने दर्शक हैं उनको समझाने के लिए, शैलेंद्र सर ये क्या 2 गुंडों की लड़ाई है क्या? दोनों कह रहे भाई फला जगह मेरी है, हफ्ता तो मैं वसूलूंगा, ये सारी लड़ाई उसकी है क्या? और उसके चलते पूरी दुनिया को झोंक दिया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेज में। 10 सेकंड्स में शैलेंद्र सर। मेरा सिर्फ सबमिशन दोनों ही साइड को ये है, आप दोनों को पता है कि आपने बोला है एमओयू के अंदर कि आप चार्ज नहीं करोगे, और अगर रिजवी साहब आपको अब लग रहा है कि ट्रंप साहब ने 20%, अब भाई उसने विड्रॉ कर लिया ना, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए तो घर। तो अमेरिका की परेशानियों को, पूर्णिमा नाथ जी 20 सेकंड्स में, अमेरिका की परेशानियों को पूरी दुनिया क्यों झेल रही है? कि क्या आप झेलने दे रहे हो? आपने तब आवाज नहीं उठाई जब मदुरो को उठाया, आपने तब आवाज नहीं उठाई जब आपने तब आवाज नहीं उठाई जब क्यूबा को उठाने की बात कर रहे थे, आपने तब ने आवाज उठाई नहीं जब ग्रीनलैंड को उठाने वाले थे। अब आज ईरान की बात कर रहे हो क्योंकि यू आर द इम्पैक्ट, यू आर द डायरेक्ट, आपके ऊपर इम्पैक्ट हो रही है, इसीलिए आप बड़े बड़े शो कर रहे हो ईरान के ऊपर। ओ ईरान पे युद्ध हो रहा है, हम बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे तेल में प्रॉब्लम है। देखिए आप जब मानवता
की बात होती है ना, आपको हाँ। तभी आवाज उठाना चाहिए था। मैम आप हमेशा हमने आवाज न्यूट्रलिटी उठाई की है, वो जो गेम खेलते हो ना, और तभी हम मुझे तो तभी वो आप गट्स रखते हैं मैम, शैलेंद्र वी आर सर, द आप इंडियंस, बहुत हम तो एक्साइटेड वो हो गट्स जाते रखते हो। हैं, बड़े बात मंचों पर भी करने कह देते दीजिए हैं आप गलत है। आप शांत हो हाँ। जाइए शैलेंद्र सर, और आप बात करने दीजिए आप बाकी लोगों को। नहीं नहीं, मैं आप बोल रहा हूँ बहुत मैम, मैं एक्साइटेड हो अनुराग जाते बोल हो, रहा हूँ। इतना एक्साइटेड 10 मत हो सेकंड्स जाए, मैम आपको प्लीज। प्रॉब्लम हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। सर आप देखिए जी, यहाँ पे जो सिचुएशन हो रही है ना, हाँ, ये जो आप बोल रहे हो दादागिरी, दादागिरी 10 कौन सेकंड्स कर में। रहा है? हाँ, अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के ऊपर है तो आपको कोई बोलने का, कोई किसी का भी हिम्मत नहीं होती। एक ईरान ने उसके पास है क्या आज? हाँ। आज जो लेवरेज है उसके पास, वो तो छोड़ेगा नहीं। आप जो बोल रहे हो कि इंटरनेशनल लॉज ऑफ द सीज हाँ। जो है, उसमें जो 12 अच्छा। नॉटिकल माइल्स की जो उनका टेरिटोरियल अधिकार, सॉवरेंटी है, या हाँ मैं मानती हूँ उनके ऊपर राइट नहीं है कि हाँ। चार्ज करें इंटरनेशनल टेरिटोरी पे, मैम बट एट द एंड ओमान ऑफ द पर डे भी तो वो लोग सॉवरेंटी राइट वर्चस्व तो दिखा है रहे हैं उनका ना, ना। आपको बोले मैं ओमान बताती हूँ वाला भी नहीं सॉवरेंटी जाने राइट देंगे। क्या होता है। एक मिनट, एक हाँ, एक 10 सेकंड लास्ट 10 दीजिए। सेकंड्स में। हाँ, सॉवरेंटी राइट मतलब वाटर बेस, वाटर कॉलम, आपकी सरफेस, एयर स्पेस, हाँ। सी बेड, और सॉइल भी, सब सॉइल बीनीथ इट ऑल्सो, पूरा सॉवरेंटी उनके हाथ में है। और आप जब तक आपकी ओमान की बात आ रही है, उस आर्टिकल 5 में भी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान की ठीक है बात मैम। करके चुके। और ये अमेरिका इज द वन हु वांटेड टू प्रोवोक। आप तो बार बार ईरान के ठीक है ऊपर मैम। सो बीइंग सिटीजन ऑफ अमेरिका, मैं चाहूंगा एजेंडा कि छपा देते आप हो लोग कि लोकतांत्रिक ईरान इज तरीके द से प्रॉब्लम। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जवाब दें। दादागिरी कर मैम रहे हैं, उसमें मैं अब कोई माफी के शक साथ नहीं है, आपको रोक रहा हूं, लेकिन आवाज आपकी अमेरिका बंद करनी ने पड़ेगी। रिजवी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आरजू काजमी जी, वो जो सवाल शैलेंद्र सर ने उठाया आज, उस सवाल पर पूरे विश्व की निगाहें हैं कि भाई अभी तक तो मुनीर साहब या शहबाज शरीफ साहब बड़े बड़े मतलब पीस मेकर बन रहे थे, कहां है अब? जंग फिर से छिड़ गई है, और डील को तो ऐसे देखें जब कूड़ेदान में ऐसे फेंक दिया गया। देखें वो डील जो है, जो दो लोगों के बीच में हुई थी, उन्होंने फेंक दी उठा के। हाँ। उसमें तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान का रोल इतना ही था कि दोनों कंट्रीज को हमारे यहाँ बुलाकर और मीटिंग करवा दें, या फिर जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई थी उसमें एक रोल प्ले किया था। और डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं ईरान की भी रजामंदी थी और अमेरिका की भी। अगर ये दोनों ना मानते तो पाकिस्तान इतना पावरफुल तो हरगिज नहीं है कि इन दोनों को ले जाके बिठा देगा और कहेगा कि जी आप वॉर को रोक दीजिए और बातचीत कीजिए। दोनों की मर्जी थी और दोनों को जगह पाकिस्तान या फिर स्विट्जरलैंड पसंद थी, और एक कंधा चाहिए होता है बंदूक चलाने के लिए, वो तो यकीनन शैलेंद्र सर जानते हैं। तो वो कंधा हमने दे दिया और उन्होंने फिर हमारे कंधे में रख के बंदूक चला दी, जो आज आप हमें कह रहे नहीं, मैं कि कह रहा सब कुछ हूं, हम मैं कह हमें रहा हूं, नहीं संभाले। नहीं आरजू जी ठीक है, ये तो सब जानते हैं। मैं कह रहा हूं फिर से कंधा तैयार है क्या वो बंदूक चलवाने कंधा के तो लिए? तैयार रहता है जी, कंधा हर वक्त तैयार रहता है। ये डिपेंड करता है कि अमेरिका से कब इशारा होगा। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग कह रहे हैं, आरजू काजमी जी मेरे साथ अभी जो मैम बैठी हुई है, पूर्णिमा नाथ जी, वो कह रही है कि अमेरिका को तो लोगों ने बेजा ही बहुत सर पर चढ़ा लिया है, तो उसमें माना जाए कि पाकिस्तान सबसे आगे अमेरिका को सर चढ़ाने के लिए। भाई नोबेल के लिए ट्रंप साहब का नाम दे रहे थे ये लोग। तो देखिए, अमेरिका के मुकाबले में पाकिस्तान एक बहुत छोटी कंट्री है, और जिस तरह से हम लोग लोन्स वगैरह लेते हैं उसको देखते हुए तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा तो भारत से नहीं बनता, आप कहाँ अमेरिका से नहीं, मिला ये रहे हैं हमें ले इस बात पे जाकर। तो मैं एग्री करता हूं कि भारत से भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन मैम ये डोनाल्ड ट्रंप को सर चढ़ाने वाला पाकिस्तानी है क्या हर तरीके से कि साहब भले ही आप नहीं, जंग और जितवाएं ना बाकी जितवाएं, कंट्रीज भी यही लेकिन करती नोबेल हैं। मिलना देखिए, चाहिए। हाँ नहीं नहीं, बाकी कंट्रीज भी यही करती हैं। आपके यहाँ से भी मोदी जी की आवाज नहीं निकलती जिस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट मैम, की हम लोग बात तो आ पूरा, जाती है, हम लोग तो तो वो जहां आय जहां करके निकल जहां जाते जहां हैं। मौका पड़ता है वहां विरोध करते हैं मैम। आज देखिए नहीं डिबेट में नहीं, आपको नहीं बुला के करते। बोल रहे हैं ना ना चाइना को कहते अमेरिका हैं, के ना खिलाफ। हाँ। अमेरिका को कहते हैं, ना चाइना की बात करते हैं मोदी जी, ना अमेरिका की बात करते हैं। पाकिस्तान को कहते हैं घुस के मारेंगे। तो जाहिर है दोनों बड़ी तो कंट्रीज हैं, तो आप मैम लोग एहतियात करते हैं, हमें कुछ भी आरजू बोल जी, देते आप हैं। इतनी इतनी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं जो आतंकवाद परोसेगा हम तो मारेंगे घुस के। इसमें क्या गलत बोल दिया? अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए नहीं, मगर अमेरिका को तो आप लोग रिप्लाई नहीं कर पाते ना। मैंने तो आप ही का एक पॉडकास्ट देखा, तो कोई चीमा साहब हैं आपके, उनके यहाँ, उनके साथ तो आप ही ने कह दिया था कि भाई लादेन यहाँ क्यों मिल रहे हैं, लश्कर के बड़े बड़े कैंप क्यों हैं। हाँ, तो ये तो आपने खुद एक्सपोज कर दिया ना कि पाकिस्तान में कैसे आतंक पनपता है, और भारत कहता है हम आतंक को खत्म करेंगे। नहीं, देखिए, मैं आपसे यही तो कह रही हूं कि आप लोग एक स्ट्रांग कंट्री है, तो आप लोग जवाब दिया करें ना डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों बात नहीं करते? क्यों डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं कहते? क्यों शी जिनपिंग को कुछ नहीं कहा जाता? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं एक बार शैलेंद्र सर जवाब देना चाह रहे हैं भाषाई मर्यादा के साथ। मैं चाह रहा हूं कि इस पूरी चर्चा चलती रहे। शैलेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। साहिबा कृपया कर आपके यहाँ इंटरनेट नहीं चलता है, मेरे से ले लीजिए, मैं आपको इंटरनेट पर दिखा देता हूं, क्योंकि आपकी कंट्री में इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। मुझे बताइए, अभी ट्रंप के साथ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसने कहा था कि किसी भी कमर्शियल वेसल के ऊपर अटैक होने से जो नाविक हैं
इंडियन नाविक हैं, उनकी डेथ हमें मंजूर नहीं है। ये किसने कहा था? ये हमने कहा था। किसने कहा था? किसने 48 बार कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो सो कॉल्ड ऑप्शन रोकने का रीजन है वो पाकिस्तान की कॉल थी। हमने कभी नहीं एक्सेप्ट किया इवन ट्रंप के सामने कि ट्रंप ने कुछ किया, सिवाय इसके कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जनाब आप नहीं होते तो दुनिया नहीं बसती पाकिस्तान में। बता दीजिए और क्या चाहती है? तो कौन सा मोदी साहब का कौन सा रूप देखना चाहती है? प्राइम मिनिस्टर ने 4 दिन क्यों लगाए जवाब देने में? नहीं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात देखो 4 दिन उन्होंने इंतजार किया, अपोजिशन आपकी चिल्ला उसका गला बैठ गया। नहीं, देखिए मैं आपको बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ। मेरे को एक 5 सेकेंड मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं, ये लोगों की गलतफहमी है कि यूएस के खिलाफ कोई नहीं बोल पाता है। टैरिफ में भी इंडिया बोला था, ऑफ सिंदूर में भी इंडिया बोला था, नाविकों की डेथ के ऊपर भी इंडिया बोला था। मैं तो देखना ये चाहता हूं कि अमेरिका का सीनेट कब बोलेगा और सेनेट के मेंबर्स कब बोलेंगे, रिपब्लिकन कब बोलेंगे, डेमोक्रेट कब बोलेंगे। पर बात ये भी है कि ये तो पाकिस्तान वो बीच का बिच्छू है जिसको ईरान से भी अच्छे संबंध चाहिए, जिसको सऊदी से भी अच्छे संबंध चाहिए, जिसको खैरात अमेरिका से भी चाहिए। और जब बात दोस्ती निभाने की आती है तो फिर वो तय नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सैनिक बैठे हुए सऊदी अरब में, और अगर सऊदी अरब को साथ देना होगा तो वो किसका साथ देगा ये हम सब जानते हैं। और उस कंडीशन में उसको खिलाफ होना पड़ेगा ईरान के। वो तय नहीं कर पाता है कि उसको जाना कहां है, और इसीलिए वो बीच का बिच्छू रह जाता है। खैर, मैं इस पर बात ज्यादा नहीं करता हूं। मैं सऊदी अरब से मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका रुख कर लेता हूं। हमारे साथ आसिफ रमीज दाऊदी सर हैं। आसिफ जी, क्योंकि अभी एक खबर भी आ रही है इस जंग के बीच में कि जिस तरह से गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया ईरान ने, कोई लामबंदी हो सकती है। ये गल्फ कंट्रीज अपना स्टैंड ले सकते हैं। हालांकि पहले भी टारगेट हुए गल्फ कंट्रीज, लेकिन अमेरिका अकेला पड़ गया, उस तरह से लामबंदी नहीं दिखी। क्या इस बार के वॉर के फेज में हम ये देख सकते हैं कि ईरान के खिलाफ ये गल्फ कंट्रीज किसी तरह से कोई लामबंदी करें और कोई एक्शन लें? जी, देर से आपने मुझे याद किया है तो देर तक बोलने का मौका दीजिएगा, टॉपिक सेंसिटिव है। लामबंदी होने का जहां तक सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि पूरे गल्फ में सऊदी हो, यूएई हो या पूरा जीसीसी कंट्रीज हो, सब अगर कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज बहुत हैं हर एतबार से, लेकिन इनके पास एक सोच है, एक विजडम है कि चाहते हैं कि कैसे भी रीजनल एस्केलेशन नहीं हो, कैसे भी पीस हो। और ये बहुत बड़ी वजह है कि अभी तक ये लोग कोई भी किसी भी तरीके का वैसा रिटेलिएशन नहीं दिखा है जिसकी वजह से इस इलाके में कोई अशांति फैले। अब बात है सवाल यहाँ पे सोवरेंटी का। अगर सोवरेंटी पे अटैक हो तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जब बात सोवरेंटी की आती है तो ईरान के लिए सोवरेंटी है, सोवरेन कंट्री है, लेकिन अगर बात कुवैत, बहरीन, सऊदी, यूएई, कतर, ओमान की हो तो उसके लिए सोवरेंटी नहीं है। बात अगर वायलेशन की होती है, कहते हैं ईरान के वायलेशन हुआ और वो खुद पूरे नेबरिंग कंट्रीज में अटैक कर करके पूरा वायलेशन कर रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। पहलू नंबर 1, जो 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ उस वक्त ईरान ने रिटेलिएट किया। जो भी चीजें हुई उसके बाद आखिरकार ये एक सीज फायर पे, एक एमओयू पे एग्रीमेंट तो हुआ, इत्तेफाक तो हुआ कि भाई 60 दिनों में हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने दोबारा 3 जहाजों पे जो अटैक किया, हॉर्मुज पे, हॉर्मुज की नब्ज दबाई, तो आखिर उसके बाद जिस तरीके से इस इलाके में फिर अशांति फैली वो वायलेशन है, इंटरनेशनल वायलेशन है। और पूरी तरीके से जिस तरीके से भी बोला जाए वो बेसिस के नाम पे। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप वहां के तमाम राजनीतिक हालातों को समझते होंगे। खैर, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि लोग ये मानते हैं कि ईरान के साथ अगर गल्फ कंट्रीज में कोई लड़ सकता है तो वो सऊदी अरब है, जिसके पास पाकिस्तानी सैनिकों का बैकअप है, जिसके साथ अमेरिका से अच्छे संबंध है। आप लोग क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं? क्या ईरान को जवाब देना है या जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा? आप खुद इस बात का जवाब दे रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर ये कैपेबिलिटी है हर एतबार से, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी ये क्यों नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि यहाँ विजन है, विजन 2030, यहाँ विजन है, सोच है प्रोग्रेस की, सोच है डेवलपमेंट की, सोच है कि किसी भी तरीके से इसको डिरेल नहीं किया जाए और शांति बनी रहे और लोग यहाँ पे प्रॉस्पर करें। और अगर ये सोच रहेगी तो कोई भी जंग में नहीं जाना चाहेगा। तो इसका मतलब ये कि ईरान को खुली छूट देते हैं आप कि आप घर में घुसकर मारिए?
नहीं नहीं नहीं, बात घर में घुस के मारने की नहीं है। बात यह है कि किसी भी तरीके से ऐसा एक रोल अदा करो कि आने वाले दिनों में आप देखें, वो रोल क्या हो सकता अगर है? सऊदी से कोई रिटेलिएशन हो तो जरा सा मुझे बोलने 10 दीजिएगा। सेकंड सर प्लीज। आज जो है क्रूड ऑयल की कीमत क्या है आज की डेट में? $87 पर बैरल, और ये 120 तक चला गया था 28 फरवरी के बाद, और ये नीचे गिर के $78 तक गया था। अगर ये दोबारा से 120 पे चला जाता है, अगर कोई भी रिएक्शन होता है, इधर की अशांति फैलती है, तो दुनिया की सोच है सऊदी अरब को पीसफुल कंट्री है, ये नहीं चाहता है कि कोई बेवकूफी में ऐसी कोई चीज करे जिससे कि लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन रिजवी साहब, ये गल्फ कंट्रीज के साथ, क्योंकि हमने ये भी देखा कि एक तरफ तो आप ओमान पर सैंक्शन लगा रहे थे और आप कह रहे थे कि ओमान आप अपने रास्ते का इस्तेमाल मत होने दीजिए, दूसरी तरफ आपके विदेश मंत्री ओमान जाकर बातचीत भी कर रहे थे। तो ये गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्तों का कोई एक अंदर खाने कोई बातचीत भी चल रही है क्या आपकी? जी, मैं इसका जवाब दूंगा। ये सवाल आपने मुझसे नहीं, रिजवी साहब से। ये देखिए, ईरान से सऊदी जो है, सऊदी मैं भी गया हूँ, बहुत अच्छी, बहुत पीसफुल कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। और सऊदी के डिप्लोमेट जो है रिलेशन भी ईरान से हैं, और पिछले उसमें बहुत साबित किया ईरान ने भी और सऊदी ने भी साबित किया, और अभी जो इनका डेलीगेशन आया था अयतुल्लाह खामनेई के लिए, वो सब शादीशुदा है, उसमें कोई शक नहीं है। सऊदी एक अच्छी कंट्री है, लेकिन बात यह है कि जब सऊदी के बेस इस्तेमाल होते हैं तब ईरान को रिटेलिएट करना पड़ता है। एक दूसरा, आप देखिए, मैं एग्जांपल से समझते हैं ना, हम लोग कई वो पढ़ी लिखी इधर उधर की बातें नहीं करते कि यह आर्टिकल में ऐसा, वो आर्टिकल में ऐसा। मैं ये सामने की बात करता हूँ। देखिए, 3 दिन पहले ट्रम्प ने फोन किया, सऊदी में प्रिंस साहब से बात हुई है, और फिर उन्होंने यमन पे वो अटैक शुरू कर दिया। तो तेल का खेल समझना बहुत जरूरी है। अगर बाबुल मंदब बंद होता है, अगर रेड सी बंद होती है, तो जैसा रमीश साहब कह रहे हैं, सऊदी और यमन की फिर लड़ाई शुरू होती है और वाकई 150-200 बैरल जा सकता है। तीसरी चीज ये कि ईरान जो है बार बार कह रहा है, जो ओमान वाटर की बात हुई थी, वो मैं बताना चाहूँ, ईरान ये कह रहा है, ईरान का मानना ये है कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो क्या सारे समस्या की जड़ अमेरिका के जरिए ही हल हो सकती है? एक लाइन होते हैं, क्या अमेरिका के जरिए ही सारे समस्या की जड़ हल हो सकती है? रिजवी साहब जी बिल्कुल, फुल गारंटेड इस मन से कहता हूं। अगर 3 दिन में अमेरिका यहां से चले जाए, इस रीजन से अमेरिका चले जाए, 3 दिन में कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाएगी, वो अपना नॉर्मल रेट पे आ जाएगा। मतलब ईरान की शर्तें, मतलब मैं बहुत जल्दी से उसको रिवाइज कर देता हूं। ईरान की शर्तें, परमाणु पर यथास्थिति सब कुछ रहने दिया जाए, हॉर्मुज पर टैक्स वसूलने दिया जाए, इन शर्तों के साथ अमेरिका को ओके हो जाना चाहिए, मतलब अगर शांति लानी है। देखिए, हरमुज तो पहले खुला हुआ था, ईरान का फी कलेक्ट नहीं कर रहा जहाज पे मारा भी तो था ना। ये आज सिचुएशन ऐसे बना हुआ है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आप ये नहीं समझ रहे हो? अमेरिका 47 इयर्स तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शंस कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। आप इसका अर्थ समझिए पहले। और ये कंट्री के पास कोई ऑप्शन है नहीं। और आज जो इजराइल की बात, और इजराइल के लिए जो अमेरिका ने इस युद्ध में आए हैं, इजराइल अभी साइड हो चुके हैं। आप अच्छी रिसर्चर हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, मतलब परमाणु कार्यक्रम की इजाजत दे दी जाए ईरान को, तभी जंग खत्म होगी। मेन तो यही बात है ना, जिस पर जंग हो रही है। इजराइल के पास 300 वॉरहेड्स है ना, आप उसके बारे में तो बोलते नहीं हो। वहां पे तो कभी वहां पे जाके इंस्पेक्शन भी नहीं 10 सेकंड में, तो एट द एंड ऑफ द डे ईरान कहां जाते हुए देख रही हैं सब कुछ? 10 सेकंड में, बहुत लिमिटेड। देखिए, ये लड़ाई इतनी जल्दी रुकती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अभी आगे तक जाएगी, ये अभी फौरन नहीं रुकने वाली। अच्छा, किसकी गलती देख रही हैं आप, ईरान की कि अमेरिका की? मेरा ख्याल है शुरू में तो अमेरिका की ही गलती थी कि उन्होंने अटैक किया, उनको ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। ईरान ने बहुत भरपूर तरीके से जवाब दिया, जिसको मैं अप्रिशिएट करती हूं। कमर्शियल बोट्स थे उसको मारा तो ईरान ने था ना, जब सब कुछ सीज फायर हो गया था, शांति हो रही थी। तो देखिए, शांति के बाद या जो एमओयू साइन हुआ उसके बाद तो डेफिनेटली ईरान की गलती है कि उसने दोबारा शुरू किया, लेकिन जाहिर है कि ईरान को दबाया नहीं जा सकता, अमेरिका को समझना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुका, पूरे विश्व में तबाही आ जाएगी, जो कि रुक गया है। 100% आएगी, 100% आएगी। मेरे को अगर आप 1-2 सेकंड का कमेंट देने दें, मेरा ईरानी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, 3 दिन में अगर वो यूएस पूरी फोर्सेस हटा ले, हु आर यू टू डिसाइड दैट? वो उसकी कंट्री का मामला है, जिस कंट्री में वो है। यू आर नॉट द मॉनिटर फॉर द वर्ल्ड। और अगर कोई गलत कर रहा है तो आप हॉर्मुज को चोक कर देंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सऊदी के गेस्ट से, सर मुझे जरा ये बताइएगा, वो जो ऑपरेशन सिंदूर के टूटे हुए जहाज पाकिस्तान आपके यहाँ लेकर आया था और वो टूटी हुई फौज लेकर आया था, वो आपको बचा रही है, फंसा रही है? नहीं, उस पर पाकिस्तान सर कभी भी कोई स्टैंड ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत है नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जिस तरह के हालात बने हुए, सब ये सोच रहे हैं शांति होनी चाहिए, शांति की बात सब कर रहे हैं।
लेकिन फिर वर्चस्व की लड़ाई चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर है, जो इसमें कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, और फिर उसके बाद स्थिति ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और एक बड़ा इकोनॉमिकल डिप्रेशन दिखाई देता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तमाम बड़ी खबरें टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार जारी।